नमस्कार दोस्तों, आरबीआर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब 10th क्लास के चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रजातंत्र शासन, निरंकुश शासन, गिरफ्तारी पत्र, मनसबदारी प्रथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा निरंकुश शासन। यह निरंकुश शासन जो है सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पूर्ण शक्ति शासक के पास होती है। इसमें राजशाही और तानाशाही के अधिकांश रूप शामिल होते हैं, जिससे सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर हम सब चलते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? ऑप्शन है हैब्सबर्ग वंश, आलिया वंश, बुर्बो वंश, जॉर्ज-शाही वंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बुर्बो राजवंश। इसके बारे में जानकारी दे दे कि यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण शासक घरानों में से एक थे यह वंश, और इन्होंने 1589 से 1792 और 1814 से 1830 तक फ्रांस पर शासन किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1789 में, 1791 में, 1801 में और 1804 में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये 1804। ये शायद 21 मार्च 1804 में इस संहिता को लागू किया गया। इसके बारे में बता दें कि 1804 की नेपोलियन संहिता, जिसने विश्व भर में नागरिक कानून संहिताओं को प्रभावित किया, इसने पूर्व क्रांतिकारी फ्रांस के खंडित कानून को प्रतिस्थापित किया तथा नागरिक स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता और राज्य में धर्मनिरपेक्ष चरित्र के सिद्धांतों को मान्यता दी। अगला प्रश्न है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है इसका गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पूर्ण स्थापना करना। यहाँ पूर्ण मिस्टेक से हो गया, ये पुनः होना चाहिए था, पुनः। नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मेटरनिक कौन था? ये फोटो जो है ये मेटरनिक का ही है। तो मेटरनिक कौन था? ऑप्शन में दिया है ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन में नेपोलियन, हिटलर, मेटरनिक और गैलीबार्डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेटरनिक। तो मेटरनिक ने कहा था फ्रांस जब छींकता है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, छींकता, फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेपोलियन कोड में कितने कोर्ट थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। नेपोलियन कोड को 1804 का नागरिक संहिता भी कहा जाता है। 1804 का नागरिक संहिता।
नागरिक संहिता, इसको भी जान लेंगे कि नेपोलियन कोड को ही 1804 का नागरिक संहिता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन दिया है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोप। ये हम यहाँ पे एक मैप भी दे दिए हैं। ये जर्मनी है और ये इटली, और ये दोनों जो आते हैं वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन है पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांस की क्रांति। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्जागरण। इस पुनर्जागरण का जो अर्थ होता है वो होता है फिर से जागना, फिर से जागना। ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है कि पुनर्जागरण से आप मतलब क्या समझते हो, या पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1815, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1820, ऑप्शन सी 1848। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1815। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। क्या नेपोलियन के पराजय के पश्चात अस्त व्यस्त यूरोप की पुनर्व्यवस्था तथा विभिन्न विरोधी सिद्धांतों के समझौता के उद्देश्य से 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसी सम्मेलन को ही वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और ये हुआ था कब? 1815 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? पहला है संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र और गणराज्य। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिस पर राज्य प्रमुख और सरकार प्रमुख का शासन होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन है 1688 में, 1707 में, 1788 में और 1807 में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1707। कहते एक्ट ऑफ यूनियन अर्थात विलय के अधिनियम तत्कालीन अंग्रेजी और स्कॉटिश राजशाही के सांसदों द्वारा पारित दो भिन्न अधिनियमों का नाम है, जिनके बदौलत 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजशाही में जो उस समय दो भिन्न संसदों समेत अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, उनका ग्रेट ब्रिटेन नामक एक देश के रूप में विलय हो गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और मुसोलिनी। तो हम ये पिक्चर को देख पा रहे हैं, ये पिक्चर है मेजिनी का, और इसका आंसर भी है मेजिनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये पिक्चर को मैंने इसलिए सेट किया ताकि अगर हम ये पढ़ें तो हमको ये इसका चेहरा याद आए। चेहरा याद होने से भी बहुत सारे प्रश्न को यूं ही याद किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन में है नेपोलियन बोनापार्ट, मेजिनी, कावुर और गैरिबाल्डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेजिनी। मेजिनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजिनी का संबंध किस संगठन से है? यहाँ पे 4 संगठन दे दिया गया, लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया और डाइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बोनरी। तो मेजिनी का संबंध इस सभी में से इस कार्बोनरी नामक संस्था से है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इस प्रश्न में जो फोटो दिया गया है ये इसी का दिया हुआ है जो इसका आंसर है। ऑप्शन में से पहला है काउंट काबूर, गैरिबाल्डी, मेजिनी और विक्टर इमैनुअल। इस चारों में से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंट काबूर, और यही इसका फोटो है काउंट काबूर का। तो इसी के कारण क्या हो गया कि इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो पिक्चर में तो आप देख ही सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन था काबूर, गैरिबाल्डी, मेजिनी और मुसोलिनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ऑप्शन है काबूर, मेजिनी, बिस्मार्क और गैरिबाल्डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गैरिबाल्डी। ये पिक्चर भी गैरिबाल्डी का ही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। काबूर कौन था? तो ऑप्शन है जर्मनी का राजा, इटली का प्रधानमंत्री, इटली का राजा और जर्मनी का मंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? जियोबार्टी ने, चार्ल्स अल्बर्ट ने, विक्टर इमैनुअल ने, मेजिनी ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1810, 1815, 1830, 1848। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1810। 1810 में कार्बोनरी की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? ऑप्शन है सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नाविक। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो ये विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? ऑप्शन है इटली, प्रसा, ऑस्ट्रिया, यूनान। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रसा। जॉल्वे राइन संघ की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए प्रसा, बी ऑस्ट्रिया, सी सर्डिनिया और डी नेपल्स ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रसा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और प्रसा, प्रसा और डेनमार्क, प्रसा और फ्रांस, इटली और रोम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रसा और फ्रांस। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ऑप्शन है ट्रांसपेडेंट संघ, सिसेलपाइन संघ, राइन संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है इस तीन में से और वो है राइन संघ। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 1890, 1848, 1871, 1870। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1871। जॉल्वे राइन एक संस्था थी, मतलब किसकी संस्था थी ये जॉल्वे राइन? इस प्रश्न का यही अर्थ है। तो ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापारियों की। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था?
ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सीडान का युद्ध। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीडान का युद्ध। सेडोवा का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की और सार्डिनिया की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है बिस्मार्क क्या था? कवि, नाटककार, संगीतज्ञ या कूटनीतिज्ञ? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कूटनीतिज्ञ। अगला प्रश्न हीगेल कौन था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ऑप्शन है जर्मनी का चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्शनिक। अगले प्रश्न को देखते हैं। अठारह में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन है सेडान का युद्ध, सॉरी सेडान। दूसरा है सेडोवा, आकर छुटा हुआ यहाँ पे, और साइराइन और फ्रैंकफर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सेडान। अगला प्रश्न है किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा होने में एक संधि हुई थी, तो उस कौन सी संधि थी? पहला है डेनमार्क की संधि, दूसरा है गैस्टिन की संधि, तीसरा प्राग की संधि, चौथा है फ्रैंकफर्ट की संधि। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रैंकफर्ट की संधि। अगले प्रश्न को देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका था, तो दूसरे तरीका से इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय या बिस्मार्क? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? ऑप्शन है मेजिनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ये प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1871 में। कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच में 10 मई 1871 में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेडान का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1871, 1870, 1848, 1815। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1870। ये शायद 1 सितंबर 1870 को हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है मेजिनी, बी गैरीबाल्डी, सी लेनिन और डी बिस्मार्क। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिस्मार्क। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये बहुत ही फेमस प्रश्न है, ये पहले बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ऑप्शन है तुर्की, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्की। अगला है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? ऑप्शन है यूनान, तुर्की, रूस और फ्रांस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन में है इटली, रोम, स्पेन और यूनान। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनान। ये फोटो दे दिया गया यूनान, इसी को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है।
फोटो देख के इसका आंसर समझ गए होंगे, फिर भी देख लेते हैं। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की स्थापना किस शासक ने किया था जो कि यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित हो गया था? ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, सफदरजंग, शिवाजी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। अगले प्रश्न को देखते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी? ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ए है इतालवी, मैग्यार, पोलिश और लास्ट है डी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्यार। ये है अगला प्रश्न। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? ऑप्शन है साम्राज्यवाद का विकास, उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्यों की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इस प्रश्न का सही जवाब हो गया राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।